बीच में गैप छोड़े जाते थे ताकि आप सीढ़ी लगा के, लकड़ी वाली सीढ़ी लगा के ऊपर नीचे ट्रेवल कर सको। तो मम्मी बताती हैं, अक्सर उनको ऐसा लगता था कि वो जो गैप है ना, वहां से कोई आदमी है जो झांकता है नीचे। और जैसे उसके ऊपर ध्यान अगर कोई देना चालू करेगा ना, तो फिर वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर कोई कुछ काम कर रहा है, तो वो ऐसा लगता था कि कोई है जो उस गैप से झांक रहा हो नीचे। एक बात तो है कि आप सभी ने देखा होगा कि आजकल या फिर पहले से भी जितनी भी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें किसी के ऊपर कोई शक्ति लग जाती है, भूत प्रेत की कोई बाधा लग जाती है, तो अधिकतम जो केसेस होते हैं तो उनमें जो करता धरता है वो कहीं ना कहीं परिवार का कोई सदस्य निकलता है कि साहब फला रिश्तेदार ने ये सब करवा दिया किसी अपने दूसरे रिश्तेदार के ऊपर। ऐसा आप सभी ने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा, और अक्सर यही होता है क्योंकि समाज में जो आपका पड़ोसी है या फिर आपके जो अपने रिश्तेदार हैं वही आपसे चिढ़ सकते हैं या फिर वही आपसे मित्रता भी रख सकते हैं। बाकी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं होता। या फिर आपके घर में क्या खुशियां आ रही हैं। अब मान लीजिए कि आप रहते हैं दिल्ली में और मैं रहता हूं किसी दूसरे राज्य में, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कितना आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कुछ कर भी कैसे पाऊंगा आपके ऊपर। तो अधिकतम जो करने वाले होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा या तो परिवार के ही सदस्य होते हैं या फिर आपके मोहल्ले पड़ोस वाले लोग होते हैं जो ऐसी विद्याएं आपके ऊपर करते हैं या करवाते हैं। अधिकतम केसों में जितने भी केसेस होते हैं वो उसमें यही सब निकलता है। तो आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ से मुझे भेजी है राहुल ने, और आज की कहानी आपको ये बताएगी कैसे एक परिवार के ऊपर उनके ही परिवार के सदस्यों ने इतना बड़ा प्रेत लगवाया और उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा उस सब के कारण। तो आज की कहानी इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और उसके बाद कहानी की शुरुआत करेंगे। तो हर हर महादेव, आप सभी को स्वागत है आप सभी को हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी, और ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से राहुल ने ये कहानी भेजी है और राहुल बताते हैं कि भैया ये कहानी तब की है जब राहुल महज 2 महीने के थे। और राहुल कहते हैं कि मैं जब 2 महीने का था तो उस समय ये घटना घटी थी और मुझे नहीं पता था कहानी के बारे में, लेकिन ये कहानी जो है उनकी माता जी ने उनको बताई। अक्सर घर पे बातचीत होती है तो उन्हीं बातों में ये बात निकली और कहानी यहाँ तक पहुंची। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा राहुल के परिवार से जोड़ता चलता हूँ ताकि आप कहानी से जुड़ जाएं और उस कहानी का हिस्सा बन जाएं। तो देखिए, राहुल के पिताजी 4 भाई हैं। राहुल के जो पिताजी हैं वो सबसे छोटे हैं, उनसे बड़े 3 भाई, और राहुल के दादा और दादी, इतने लोग इनके परिवार में थे। राहुल के जो 2 बड़े ताऊ थे वो बाहर रहते थे शहर में। उनके बच्चे जो थे वो वहाँ जॉब वगैरह करते थे, तो वो अपने बच्चों के साथ बाहर शहर में रहते थे। और राहुल के पापा और राहुल के जो सबसे छोटे ताऊ थे, ताऊ जी यानी बड़े पापा, वो एक ही साथ एक घर में रहते थे। और राहुल बताते हैं कि आज से लगभग 20 साल पहले उनका जो मकान था कच्चा मकान था और लगभग 3 मंजिल का बना हुआ मकान था। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि कच्चा मकान 3 मंजिल का, तो भाई राहुल ने बताया कि जिस जगह उनका मकान है वहां की मिट्टी ऐसी है कि आप काफी बड़ा मकान बना सकते हो। तो राहुल ने बताया कि मेरा जो मकान है गांव में वो अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है। काफी बड़ा मकान था, 3 मंजिल का मकान था और पूरा कच्चा मकान था। तो राहुल बताते हैं कि
मेरे यानी कि राहुल के जो दो बड़े ताऊ थे उनके बेटे थे और बेटियां थी, लेकिन जो सबसे छोटे ताऊ थे उनको 3 बेटियां ही बेटियां थी। और इधर राहुल के जो पापा थे इनको भी 3 बेटियां हुई थी और उसके बाद में राहुल का जन्म हुआ था। तो जो राहुल के दादा दादी थे वो राहुल को बहुत ज्यादा चाहते थे। कारण ये था कि एक तो घर में सबसे छोटा था, छोटा बच्चा है 2 महीने का, और दूसरा कारण ये था कि जितने भी अन्य बच्चे थे उन सबका जन्म कहीं ना कहीं अपने नानी के यहाँ हुआ था, लेकिन राहुल एक इकलौता ऐसा बच्चा था जिसका कि जन्म उनके खुद के घर में हुआ था। तो इसलिए जो दादा दादी थे उनको राहुल से काफी लगाव था। लेकिन इस चीज से कुछ लोगों को जलन हो गई। तो होता क्या है कि उसके बाद से जब राहुल 2 महीने के थे उसके बाद से कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। अजीब अजीब सी घटनाएं कैसे घटित होने लगी कि राहुल की जो मम्मी है वो अक्सर फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, और ऐसा नहीं था कि इनके मकान में जो आज के समय में सीढ़ियां बनती है वैसे सीढ़ियां नहीं होती थी। पहले क्या होता था, राहुल ने बताया कि जैसे फर्स्ट फ्लोर का इनका मकान बना, ग्राउंड फ्लोर का, तो कमरे कमरे के बीच में गैप रखे जाते थे जिसमें कि लकड़ी की सीढ़ियां लगाई जाती थी चढ़ने उतरने के लिए, कि आप वहां पे सीढ़ी रखो, ऊपर चढ़े आओ, आपका उतरने का हो तो सीढ़ी लगाओ, नीचे उतर आओ, फिर दूसरी जगह जानी हो दूसरे कमरे में तो वहां से सीढ़ी उठा के दूसरी जगह रखो। तो इनका क्या था कि गैप बने हुए थे, तो वहां पे ये सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ते थे फर्स्ट फ्लोर पे और अपना ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे वैसे जाते थे। तो राहुल बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि राहुल की मम्मी दोपहर के समय में जब वो ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर के कमरे में आराम कर रही थी, तो राहुल छोटे थे, 2 महीने के थे, तो राहुल भी सो रहा था। अचानक से राहुल की मम्मी को ये लगा कि जैसे ये जो गैप बना है जहां पे लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती है वहां से कोई आदमी झांक रहा है। तो राहुल की मम्मी को लगा कि हो सकता है कि घर में शायद कोई आया है और शायद उसे नीचे कोई दिखाई नहीं दिया इसलिए वो ऊपर झांक रहा है। तो इसलिए राहुल की जो मम्मी थी वो उठ के कमरे से बाहर गई। उन्होंने सोचा कि पूछती हूँ कि क्या बात है, क्यों कोई झांक रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है, और यहाँ तक कि जब वो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे आई तो जो घर का दरवाजा था वो अंदर से बंद था। ये पहली घटना थी। हालांकि उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनका भ्रम है, कोई आया नहीं था, वो शायद सपना देख रही थी और उन्हें भ्रम हो गया होगा, तो उन्होंने अपने घर पे इस बात का जिक्र नहीं किया। उसके बाद से क्या हुआ कि ये घटनाएं आम हो गई। अक्सर उन्हें लगता कि उस गैप से कोई झांक रहा है, कभी ये लगता है कि उनके सामने वाला जो कमरा है वहां से कोई उन्हें देख रहा है। और पहले कच्चे मकानों में क्या होता था कि छोटे छोटे से, जैसे आज के समय में खिड़कियां होती हैं, तो पहले छोटे छोटे से गड्ढे से बनाए जाते थे जिनको मोखला बोलते थे, यानी कि दीवार के आर पार देखने का साधन, तो उसको मोखला बोलते थे। तो उन्हें लगता था कि जैसे बाहर से कोई दीवार के सारे अंदर झांक के देख रहा है। लेकिन दूसरी बार दिमाग में ये भी आता था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं तो इतने ऊपर तक कोई कैसे पहुंच सकता है। तो उन्हें फिर मन में डर बैठने लगा, और जब डर बैठने लगा तो उन्हें घबराहट भी होने लगी और वो कुछ कुछ बीमार पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे ये घटनाएं और बढ़ती गई। फिर उन्हें घर में ही किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। उनके आसपास जो कमरे थे उन्हें अक्सर ये लगता था कि इन कमरों में कोई है जो फुसफुसाहट से बात कर रहा है, यानी बहुत धीमे धीमे। कभी उन्हें लगता था कि उनका कमरा कोई बहुत तेज तेज से खटखटा रहा है और कमरा खुलने पर सामने कोई नहीं होता था। लेकिन एक बात यह भी थी कि ये घटनाएं जब भी होती थी ये तभी होती थी जब राहुल की मम्मी घर में अकेली होती थी, यानी कि राहुल के पापा घर में नहीं होते थे। तो इस कारण से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब सी होने लगी थी और उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी।
एक दिन अचानक से राहुल की मम्मी सुबह बेहोश हो गई। तो राहुल बताते हैं कि भैया उस समय जो उनका सबसे करीबी शहर था उनके गांव से, वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूर पे था और गांव से शहर तक जाने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था जो आसानी से शहर तक पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में एक नदी बढ़ती थी गांव से निकलने के बाद। तो नदी को पार करने के लिए सिर्फ दुपहिया वाहन ही पार कर सकते थे, 4 व्हीलर या फिर बस वगैरह पार नहीं कर पाती थी। अब ऐसे बेहोशी की हालत में किसी महिला को लेकर दुपहिया वाहन पे जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि राहुल के पापा ने पहले भी कई बार डॉक्टर्स को दिखा लिया था, तो जब भी चेकअप होता था तो राहुल की मम्मी की तबीयत जो है वो एकदम सही आती थी। डॉक्टर से कहते थे कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया था उन्हें बीमार रहते हुए। तो जब वो बेहोश हुई तो राहुल के पापा ने क्या किया कि गांव के ही एक डॉक्टर से परामर्श लिया और गांव के एक ओझा को बुलवाया। तो ओझा ने घर में पूजा वगैरह की और शाम होने के बाद ओझा ये बोला कि मैं घर जाता हूँ, कल फिर आऊंगा, कल फिर पूजा करनी पड़ेगी। इधर क्या था कि राहुल की मम्मी लगभग 2 दिन हो गए थे बेहोश हुए और अगले दिन तीसरा दिन शुरू हो गया। अगले दिन जब ओझा आया, ओझा ने पूजा शुरू की। पूजा करने के बाद कुछ देर पूजा करते करते अचानक से क्या होता है कि राहुल की मम्मी खाट पे लेटी हुई थी बेहोशी की हालत में, अचानक से वो उठ के बैठ जाती है। उठ के बैठने के बाद वो अपना सर ऐसे ऐसे घुमाने लगती हैं और कुछ बड़बड़ाने लगती हैं। किस भाषा में बड़बड़ा रही थी वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय राहुल के जो दादाजी थे वो घर पे नहीं थे, हो सकता है कहीं गए हो बाहर। राहुल की दादी थी घर पे, तो राहुल के पापा जाके राहुल की दादी को वहां पर लेके आते हैं और राहुल की मम्मी जैसे ही दादी को देखती हैं तो वो दादी से झगड़ना शुरू कर देती हैं। काफी देर तक उनका झगड़ा होता रहता है और राहुल की मम्मी बार बार यही कहती है कि मैं या तो तेरे नाती को लेके जाऊंगा, यानी कि जो राहुल है उसको लेके जाऊंगी, या फिर इसको लेके जाऊंगी, यानी कि जिसके ऊपर वो सवार है। तो राहुल की दादी जो है वो काफी गंदी गंदी गालियां देती है, आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि तेरे में हिम्मत है तो ले जाके दिखा, चैलेंज कर देती है उसको। तो उसके बाद काफी गंदी गंदी गालियां भी देती है। तो बड़ी मुश्किल से फिर राहुल की दादी जी को शांत करा के उन्हें ले जाया जाता है, क्योंकि एक तो वो वृद्धावस्था में थी तो कहीं कुछ हो ना जाए उनको, इसलिए उनको वहां से हटा के साइड में ले जाया जाता है। तभी राहुल के दादाजी आ जाते हैं वहां पे। दादाजी वहां बैठते हैं उसके सामने, यानी कि राहुल की मम्मी के सामने। तो वो दादी से तो लड़ रही थी, लेकिन राहुल के पापा से यानी राहुल के दादा से बड़ा प्यार से बात करती है। काफी देर बात करने के बाद वो ये कहती है कि मुझे भूख लगी है और खाने में मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे वो बच्चा चाहिए या मैं इसको खाऊंगी, दोनों में से एक को तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। तो राहुल के दादाजी है वो भी गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तेरे में हिम्मत है तो तू खा के दिखा। इतना सुनने के बाद राहुल की मम्मी फिर लेट जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर ओझा जो है वो पूजा पाठ करता रहता है। शाम होती है तो ओझा ये कहता है कि भाई ये काफी ताकतवर प्रेत है और मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा। दूसरी एक बात राहुल ने यह भी बताई, कई लोगों को यहाँ पे ये लग सकता है कि हो सकता है कि राहुल की मम्मी का दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन दिमाग डिस्टर्ब होने से कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं हो सकती। जैसे कि राहुल बताते हैं कि उनकी मम्मी को सही तरीके से गांव की छत्तीसगढ़ी भाषा भी बोलनी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उस समय जो उनकी मम्मी जिस भाषा को बोल रही थी वो छत्तीसगढ़ की एंशिएंट सरगोचिया लैंग्वेज थी, जिसको आज तक उनकी मम्मी ना तो बोल पाती है ना कभी बोली है उस दिन के बाद से, यहाँ तक कि उन्हें सही तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा बोलनी भी नहीं आती है। तो फिर ये दिमाग डिस्टरबेंस का कोई खेल नहीं था।
तो जब ओझा ये कहता है कि मैं अकेले नहीं देख पाऊंगा, ये काफी ताकतवर प्रेत है, आप एक काम करो, दूसरे मोहल्ले में, गांव के दूसरे मोहल्ले में एक पंडा रहता है, उसको आप लेके आओ। उन्होंने नाम भी बताया। तो राहुल के पापा वहां जाते हैं और वो जंगल के दूसरे कोने पे होता है, जो मोहल्ला है वो जंगल के दूसरे कोने पे होता है। तो राहुल के पापा के पास उस समय बाइक थी, तो वो बाइक लेके गए और उस पंडे से बोले कि चल गाड़ी में बैठ, यानी बाइक पे बैठ। तो पंडा कहता है कि नहीं, अभी नहीं आ सकता, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो राहुल के पापा कहते हैं कि अभी खाना खाना कुछ नहीं, सीधा गाड़ी में बैठ, चल मेरे साथ। और वो उस पंडे को बिठा के ले आते हैं। लेके आते हैं तो वो दोनों वहां पे पूजा शुरू करते हैं, लेकिन इस समय रात हो जाती है। तो वो जो ओझा होता है वो ये कहता है कि आज रात में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी एक काम करते हैं कि हम दोनों रात में यहीं रुकते हैं, कल सुबह फिर पूजा करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कमरे में राहुल की मम्मी एक खाट पे लेटी हुई होती है। उनके पास में ही चटाई बिछी होती है, जिसपे कि वो ओझा और वो पंडा वो दोनों लेटे होते हैं रात में, और वहीं पास में एक खाट पे राहुल के पापा लेटे होते हैं। तो रात का लगभग 1 या 2 बजा होगा। तो उस समय जो ओझा था, जो पहले आया था, उसको लगा कि ये लोग सो रहे हैं। तो वो ओझा जो है वो पंडा को जगा के बोलता है कि एक बात बता, तूने ये अच्छा नहीं किया। तो वो पंडा कहता है मैंने क्या अच्छा नहीं किया। तो ओझा कहता है कि मुझे सब पता है, तुझे पता है कि ये लोग ठाकुर लोग हैं, और तूने इनके यहाँ पे जो किया है, इनको अगर पता चल गया तो ये तुझे मार देंगे। तो वो मानता ही नहीं है पंडा, पहले तो बात को नकार देता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो ओझा कहता है कि तू किससे झूठ बोल रहा है, मुझे सब पता है कि किसने किया है, मुझसे तू झूठ नहीं बोल सकता, और तू जो काम कर रहा है ये बहुत गलत काम है। तो वो पंडा जो है वो फिर नकार देता है कि मैंने किया ही नहीं है। तो वो ओझा कहता है कि भाई एक बात बता, ये छोटा सा बच्चा 2 महीने का बच्चा है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने इतना बड़ा प्रेत उसके ऊपर क्यों लगा दिया। अभी अगर इनको पता चल गया ठाकुर साहब को तो ये लोग तुझे मार देंगे जान से। तो वो जो पंडा वो रोने लगता है, कहता है कि भैया मैं क्या करूं बताओ, कि जिन लोगों ने मुझसे ये करवाया है, ये विद्या जिन लोगों ने मुझसे करवाई है, वो लोग भी ठाकुर हैं, और उन्होंने भी मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो वो ओझा कहता है कि भाई एक काम कर, फिर तू वहां पे तो उनकी बात मान चुका, लेकिन अब एक बात मान, इस प्रेत को हटा ले। तो पंडा मना कर देता कि मैं इसको नहीं हटा पाऊंगा। ये सब कन्वर्सेशन उनके बीच रात में चल रहा होता है। इधर राहुल के पापा जो हैं वो चिंता में थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने ये सारी बातें सुन ली, लेकिन वो रात में कुछ नहीं बोले। सुबह उठ के उन्होंने राहुल के दादाजी को सारी बात बताई, और फिर एक कमरे में राहुल के दादाजी, राहुल के तीनों जो ताऊ जी हैं यानी बड़े पापा, तीनों लोग, राहुल के पापा और वो दोनों ओझा यानी ओझा और पंडा, उन सबको बुला के बिठाया गया। और पूरी जो बात थी रात में जो राहुल के पापा ने सुनी, वो सारी बात वहां पे उन्होंने दोहराई। तो राहुल के दादा ने कहा कि एक काम करते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी बहू या पोते में से किसी को कुछ होता है तो सबसे पहले तो मैं चिता में उसको डालूंगा जिसने ये लगाया, यानी कि उस पंडे को। दूसरा, मैं चिता में उन दोनों को डालूंगा जिन्होंने ये करवाया है, तब मैं अपने बहू और नाती की चिता जलाऊंगा, उससे पहले तो चिता जलेगी ही नहीं। तो इस बात को सुन के वो पंडा जो है वो डर जाता है, और वो क्या करता है कि फिर वो अपना जो प्रेत छोड़ा था उसको वापस ले लेता है। लेकिन उस घटना के बाद से जब वो प्रेत को वापस ले लेता है, वो पंडा वहीं से काफी बीमार रहने लगता है, और उसके बाद उसकी बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी राहुल ने छत्तीसगढ़ से भेजी थी, और राहुल बताते हैं कि ये कहानी उनकी मम्मी ने उनको बताई, और
ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी कहानियां पहुंचती रहें, इसलिए शेयर भी करिए। आप सभी को हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो वो पूजा कर रहा है, इसी बीच में मेरी मम्मी जो है बिस्तर में वो बेहोश पड़ी थी, वहीं पे वो खड़ी बैठ गई। और बैठने के बाद वो कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। तो मेरे बाबा उस टाइम पे जो ग्रैंड फादर थे वो थे नहीं, तो ग्रैंड मदर थी। मेरे पापा उनको लेके आए। अब उनसे जो मेरी मम्मी है वो लिटरली झगड़ने लगी और बोलने लगी कि मैं मार के लेके जाऊं, या तो लड़का लेके जाऊं या तो एके लेके जाऊं। इसका मतलब ये है कि मैं या तो वो छोटे बच्चे को लेके जाऊंगा या फिर इसको लेके जाऊंगा जो मेरे साथ में है अभी। इन दोनों में से किसी एक को तो मैं लेके ही जाऊंगा। तो मेरी दादी खैर उस टाइम पे वो भी गुस्सा हो गई थी। वो दुनिया भर की जो भी चीजें हो सकती थी गाली वगैरह सब दे दी थी, और धमकी भी दे दी थी कि तुम्हारे में क्षमता हो तो तुम ले जाके दिखाओ। फिर बहुत मुश्किल से मेरी दादी को शांत कराया गया, उनको फिर अलग किया गया। फिर मेरे ग्रैंडफादर आए। तो लेकिन उनके साथ में डिफरेंस ये था ना कि जो मेरी दादी के साथ में मेरी मम्मी झगड़ रही थी वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ में नहीं झगड़े, उनके साथ में बड़े प्यार से बात करने लगी। और उनको वो बोली कि मेरे को भूख लगा है, अ, वो लोकल लैंग्वेज में ही कि मैं भूखाए हूँ, मुझे भूख लगी से, मुझे खाए बर चाहिए। और खाए बर का चाहिए, तो या तो मैं वो छुआ ला खाऊं, नहीं तो एक एक खाऊं। और मजे की बात है कि मेरी मम्मी कभी भी, आज तक भी, मेरे लाइफ में मैं आज तक उनको इस लैंग्वेज में बात करते हुए नहीं सुना हूँ। वो बोल ही नहीं पाती हैं। जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है ना, आज तक वो बोल नहीं पाती। वो नॉर्मली छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाती। और उस टाइम पे वो एंशियंट समय का सरगुजिया लैंग्वेज बोल रही थी।